हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज हम पढ़ने जाएंगे इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर। कल हमने समझा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के बारे में कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज़, डच आए थे हमारे इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। तो हम सब ने देखा था कि सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए। तो ये सारी चीज़ें सब लोग करके एक एक आए थे कि इनका क्या इम्प्लिकेट रहा था। इन्होंने अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करी थी, कंपनीज का इन्होंने कहाँ इस्टेब्लिश किया था, अपना इन्होंने सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम उसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम का नेक्स्ट चैप्टर था इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। मतलब ये है कि आपने यहाँ तक तो जाना कि फॉरेनर्स आए थे, कंपनीज आई थी, सेटलमेंट्स आए थे, और लास्ट में दो कंपनीज बच रही थी, इंग्लिश और फ्रेंच, और जिसमें से भी इंग्लिश जीते थे और इंग्लिश ने अपनी जो था धीरे धीरे अपना रूल स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया था। अब हम जानेंगे आगे की चीज़ें कि आगे क्या होता है और कैसे होता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में, देखो सबसे पहले इसके पीछे की हम थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं कि थ्योरी क्या थी। कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में डिक्लाइन होना शुरू हो गया था मुगल्स की, क्योंकि लास्ट मुगल एम्पर कौन थे हमारे, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद जो धीरे धीरे आए बहादुर शाह फर्स्ट आए, उसके बाद जहांदार शाह। तो यहाँ से औरंगज़ेब की डेथ के बाद से मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे मुगल एम्पायर का एरा डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, क्योंकि औरंगज़ेब का जो रेन था वो था 1658 से ऑलमोस्ट 1707 तक। तो इसके बाद इनका जो था धीरे धीरे वो ख़त्म होने लग गया था टाइम पीरियड। तो इसके बाद क्या चैलेंजेस थे मुगल्स के आगे, कैसे क्या हुआ, डिक्लाइन क्यों हुआ मुगल एम्पायर्स को, तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुगल्स के सामने चैलेंजेस थे, एक्सटर्नल चैलेंजेस उनके सामने बहुत थे, जैसे बाहर से विदेशी आक्रमण हो रहा है। तो उसी पे सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हेन डिड नादिर शाह अटैक्ड इन इंडिया। तो ये नादिर शाह जो था ये फॉरेन का था, इन पर्शियन एम्पायर था। कौन था नादिर शाह, ये पर्शिया का था, पर्शियन एम्पायर था। तो मैंने नहीं बताया आपको, धीरे धीरे बाहर से जो था वो अटैक होना शुरू हो गए। तो इसमें जो अटैक होना शुरू हुए थे, तो सबसे पहला अटैक हुआ था पर्शियन एम्पायर का। एक्सटर्नल अटैक में नादिर शाह कौन था, तो नादिर शाह ने इंडिया पे कब अटैक किया। ऑप्शन है 1735, 36, 37, 38। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1738 में। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। नादिर शाह एक पर्शियन एम्पायर था। इसने 1738 से 39 के बीच में भारत पर अटैक किया था। इसने लाहौर को कैप्चर किया और मुगल आर्मी को करनाल, हरियाणा में एक प्लेस है, 13 फरवरी 1739 को हराया था। लेटर क्या हुआ था, मोहम्मद शाह जो था उसको कैप्चर किया। मोहम्मद शाह उस टाइम रूलर था मुगल एम्पायर का, मुगल एम्पर का। उसको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, दिल्ली को पूरी तरह से लूटा। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो पिकॉक थ्रोन था, कोहिनूर जो हीरा जिसे हम कहते हैं, हाँ, जो अंग्रेज़ों के पास है, वो इसी ने ही चुराया था। नादिर शाह ने ही कोहिनूर चुराया था, लेकर चला गया, फिर इससे किसी और ने चुराया, तो ऐसे करके कोहिनूर पास ऑन हुआ था। तो ये देख रहे हो, अब कोहिनूर और पिकॉक थ्रोन हमारे पास था पहले, तो ये चला गया नादिर शाह। पर्शियन अटैक जब अटैक किया उन्होंने, तो वो उठा के ले गए। 70 करोड़ रुपए उस टाइम उन्होंने ऑफिशियल कलेक्ट्री से, और जो ऑफिशियल जो ट्रेजरी था और जो सेफे थी ना रिच नॉबल्स के, वहाँ से इन्होंने कलेक्ट किया था। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नादिर शाह एक पर्शियन एम्पायर था, तो ये एक्सटर्नल अटैक किया है इसने 1738 में, 1738-39 के बीच में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, इसको आपका कॉन्टैक्ट्स पता चलेगा। तो ऑप्शन है 1760, 61, 62 एंड 63। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 1761 में थर्ड बैटल पानीपत हुई थी। आपको पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1527 में हुई थी, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता, तो मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर जीत गया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हमारी हुई है वो हुई थी मराठास के बीच में वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब आप पूछेंगे ये अहमद शाह अब्दाली कौन है, तो ये भी एक फॉरेन इन्वेजन था, राइट। ये एक जो था वो नादिर शाह जो आए थे उसका सक्सेसर था। तो ये आया था ना अहमद शाह अब्दाली, ये भी पर्शियन एम्पायर था, रूलर था। इसने मराठास से युद्ध किया था 1761, थर्ड बैटल पानीपत जो इसे कहते हैं। और कौन जीता था, अहमद शाह अब्दाली जीता था, ये विनर था। तो ये बैटल याद रखो कब हुई थी, 1761 में, और किसके बीच में हुई थी, मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कौन जीता था, अहमद शाह अब्दाली जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वही है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश वर्सेस मुगल्स, ब्रिटिश वर्सेस मराठास, मराठास वर्सेस अब्दाली, और अकबर वर्सेस अहमद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मराठास वर्सेस अब्दाली, यानी कि अहमद शाह अब्दाली। अब इसमें मैंने एक ये थ्योरी वाला पार्ट डाला है। आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि पानीपत में ही क्यों इतने ज़्यादा एम्पायर शेकिंग बैटल्स हुए, कि सारे की सारी सब चीज़ें ही बदल जाती थी पानीपत में, कि वाई मैनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स एट पानीपत, वाई दे चोज पानीपत, कोई और ग्राउंड भी तो चुन सकते थे,
राजस्थान चुन सकते थे, आंध्रा चुन सकते थे, रोहिलखंड चुन सकते थे, वेस्टर्न घाट्स चुन सकते थे, नहीं, पर उन्होंने ये सब छोड़ के पानीपत ही क्यों चुना? तो इसके पीछे का सबसे क्रिस्प मेथड मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि वाई दे चूज द पानीपत बैटल एज पानीपत ग्राउंड। तो इसका सिंपल क्रिस्प मैं आपको यहाँ पर जो देना चाह रही हूँ वो ये है। देखो, मैंने बताया फर्स्ट बैटल हुई थी 1526 में पानीपत में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विनर रहा था। रिजल्ट ऑफ द बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। ये मैंने आपको बताया, बाबर जीता तो लोधी एम्पायर खत्म होकर मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य शुरू हो गया, दिल्ली सल्तनत खत्म कर दी उन्होंने, मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया। सेकेंड बैटल पानीपत में हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। इट वॉज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द मुगल रूल, कि मुगल रूल कंटिन्यू रहेगा। थर्ड बैटल हुई पानीपत में 1761 में बिटवीन द मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। वाई पानीपत वॉज अ फेवरेट बैटलफील्ड, इस चीज़ को समझो। सबसे पहले पानीपत का जो लोकेशन है वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द वॉर जनरली केम फ्रॉम, या तो नॉर्थ से आते थे, फॉरेन इन्वेजन्स कहाँ से होते थे, नॉर्थ से या फिर नॉर्थ वेस्ट से होता था। आप देखो ना, पाकिस्तान, ईरान, ये सारे एम्पायर्स किधर पड़ते, खैबर पास के थ्रू जो आते थे, नॉर्थ वेस्ट में था, थ्रू द खैबर पास टू गेट होल्ड ओवर दिल्ली। जब ये खैबर पास से एंटर करते हैं नॉर्थ वेस्ट के थ्रू, नॉर्थ वेस्ट से जब ये आते हैं खैबर पास के थ्रू, तो कहाँ आते हैं, दिल्ली में ही लैंड करते हैं, पॉलिटिकल जो कैपिटल थी नदर्न इंडिया की। तो टू मूव अ मिलिट्री थ्रू रफ टेरेंस, डेजर्ट ऑफ राजस्थान और द नॉर्थ राजस्थान एरिया वॉज इन्वेस्टेड विद डेंस फॉरेस्ट। राजस्थान उन्होंने क्यों चूज़ नहीं किया? क्योंकि एक तरफ तो वहाँ वेस्ट में देखा जाए तो राजस्थान में डेजर्ट है, नॉर्थ जो नदर्न एरियाज है वो इन्वेस्टेड था डेंस फॉरेस्ट में, तो काफ़ी रिस्की और डिफिकल्ट होता। ऑन द अदर एंड दिल्ली के जो रूलर्स थे वो पानीपत को कंफर्टेबल जो था स्ट्रेटेजिक ग्राउंड मानते थे। दे प्रेफर टू टेक द फाइट देयर जस्ट बिकॉज दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी नियर है, दिल्ली नियरर है इंडियन रूलर्स के लिए। तो वहाँ से उनको वेपन ट्रांसपोर्ट करना, सामान ट्रांसपोर्ट करना, रसद सामान, मिलिट्री, फूड सप्लाइज कि बैटल ग्राउंड तक मतलब लाइक ट्रांसपोर्ट करना इनको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता था, एंड स्टिल कीप द कैपिटल इंसुलेटेड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन हैंड। सो पानीपत सराउंडिंग रीजन एक फ्लैट ग्राउंड था विच वॉज सूटेबल फॉर कैवलरी मूवमेंट। तो मेन मोड फॉर वॉरफेयर का उस टाइम क्या होता था, कैवलरी होता था, घुड़सवारी होता था, तलवारबाजी, घुड़सवारी। तो आफ्टर जब कंस्ट्रक्शन किया गया ग्रैंड ट्रंक रोड का बाय शेरशाह सूरी, पानीपत इसी रूट पर आता था, तो इट बिकम ईजियर फॉर कॉन्क्रेस्ट टू फाइंड द वे ई देयर। ड्यूरेशन ऑफ मानसून जो था वो शॉर्ट पीरियड में था कंपेयर टू अदर एरियाज, लड़ाई के लिए आसान था। और आर्टिसन जो स्मिथ थे ना यहाँ के, तलवारबाजी बनाने में, वॉरफेयर रिलेटेड मटेरियल्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे। सो इट बिकेम ईजियर फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज टू रिप्लेनिश देयर वॉर मटेरियल्स, इसलिए पानीपत चुना जाता है। जितनी भी एम्पायर शेकिंग बैटल्स देखोगे ना वो पानीपत में ही होती है। तो ये इसका रीज़न है कि ये पानीपत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन शेयर करता है, एकदम पास में था, वहाँ पर मिलिट्री सप्लाई, फूड सप्लाईज, सब कुछ ईजिली पहुँचा सकते थे। ड्यूरेशन मानसून का वहाँ पर कम था, प्लेन ग्राउंड टाइप का था, वहाँ पर ग्रैंड ट्रंक रोड के बीच में पड़ता था, फ्लैट ग्राउंड था जो कैवलरी मूवमेंट के लिए भी ईजी था। सो दिस इज़ ऑल ऑफ द रीजन दैट वाई द बैटल जो थी वो पानीपत में चूज़ होती थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि पानीपत की बैटल हुई, उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब के बाद व्हाट नेक्स्ट। ऐसा तो है नहीं कि मुगल एम्पायर एकदम ही खत्म हो गया था, नहीं, मुगल एम्पायर तो चला था टिल 1858 तक, जब तक क्वीन प्रोक्लेमेशन नहीं आ गया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। वो चैप्टर भी हम कवर करेंगे, उसमें इतना डीप में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। इतना समझो कि आफ्टर औरंगजेब व्हाट हैपेंड विद ऑल द मुगल एम्पायर्स। मुगल एम्पायर रहा बट रूलर्स वीक रहे, वैसे वाले रूलर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाबर था, जहांगीर था, अकबर था, हुमायूं थे, वैसे आपको रूलर्स अब औरंगजेब के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। तो जितने भी रूलर्स आए वो कौन से रूलर्स थे, वो वीक रूलर्स थे। कोई मतलब एकदम लग्जरी टाइप का था, किसी को नॉलेज ही नहीं थी डिप्लोमेसी की, कैसे रूल करना है, कैसे क्या करना है, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था। तो वो सारे वीक रूलर्स थे। तो अब हम इसके आगे का बात पढ़ते हैं कि क्या हुआ था, रूलर्स कौन कौन आए थे। तो एक क्वेश्चन मैंने इस पर बनाया हुआ है कि विच मुगल एम्परर गॉट द टाइटल ऑफ शाह बेखबर, मोहम्मद शाह आलमगीर, फारूक सियाह या बहादुर शाह फर्स्ट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह फर्स्ट। अब बहादुर शाह सबसे पहले रूलर बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। कैसे बने, 2 साल के लॉन्ग वॉर ऑफ सक्सेशन। बहादुर शाह फर्स्ट जो थे औरंगजेब का बेटे थे, यानी कि 63 ईयर की एज में तो ये राजा बने। इनका नाम था प्रिंस मुअज्जम, एल्डेस्ट सन ऑफ औरंगजेब बिकेम द एम्परर टेकिंग द टाइटल ऑफ बहादुर शाह। Later he was called Bahadur Shah first. He had killed his brother Muhammad Azam and Kambaksh in the war of succession. काफ़ी खान ने इनको ये टाइटल दिया था शाह बेखबर, इसलिए क्योंकि इनको कुछ नॉलेज नहीं रहती थी कि उनके एम्पायर में क्या चल रहा है। तो शाह बेखबर का टाइटल बहादुर शाह फर्स्ट को दिया गया था। और ये कौन थे, 63 ईयर ओल्ड ऑफ प्रिंस थे मुअज्जम, यानी कि सबसे बड़े बेटे थे औरंगजेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि विच मुगल रूलर गेव फरमान टू ब्रिटिश एडवेंट। याद है मैंने आपको कल एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में बताया था
कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको 1717 में एक फरमान दिया गया था, रॉयल फरमान जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था, जिनको ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए। वो किस मुगल एम्परर ने दिए थे? जहांदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने, फ़ारुखसियार ने या रफ़ीउद्दौला ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ़ारुखसियार ने दिया था इनको 1717 के अंदर। तो फ़ारुखसियार बिकेम द न्यू एम्परर। फ़ारुखसियार काफ़ी अच्छा एक रूलर था। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। कैसे? बाय अबॉलिशिंग जजिया, पिलग्रिमेज टैक्स लगता था उसको इसने रिमूव किया था। 1717 में इसने फरमान दिया था ब्रिटिशर्स को। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सैयद ब्रदर्स इन हिस्ट्री वॉज नोन एज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका रोल इतना इंपॉर्टेंट रहा है पूरी हिस्ट्री में कि ये चाहें तो मतलब सत्ता पलट सकते, को लेकर आ सकते। तो सैयद ब्रदर्स हिस्ट्री में किस नाम से फेमस है? लॉ मेकर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, किंग मेकर्स या ऑप्शन डी ऑल? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किंग मेकर्स के नाम से जाने जाते हैं। येस। आफ्टर किलिंग जहांदार शाह, पहले कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट, उसके बाद जहांदार शाह, फिर फ़ारुखसियार। तो फ़ारुखसियार अपनी मर्ज़ी से नहीं बना था, जहांदार शाह को मारा गया था सैयद ब्रदर्स ने, इसलिए फिर फ़ारुखसियार को गद्दी पर बिठाया गया। तो अगर इनका नाम मैं बताऊं सैयद ब्रदर्स का, तो इनका नाम थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ऑल्सो नोन एज किंग मेकर्स। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि सैयद ब्रदर्स कौन थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। और इनको किंग मेकर्स क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता ही दिया, तो दे आर नोन एज किंग मेकर्स। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर केम टू बी नोन इन हिस्ट्री वॉज गिवन द टाइटल ऑफ रंगीला ड्यू टू हिज लग्जरियस लाइफ स्टाइल? आई टोल्ड यू ना, जितने भी मुगल एम्पायर है उनको अपने एम्पायर से रूल करने से इनको कुछ लेना देना ही नहीं था। इनका मेन मोटिव था लग्जरीज, नटाशियस, दे वर लाइक दिस ओनली। तो लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए किस मुगल एम्परर को हिस्ट्री में टाइटल दिया गया था रंगीला? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, आलमगीर, शाहजहां III एंड शाह आलम II। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए है, दैट इज़ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला को जो था इन्होंने यहाँ पर वो दिया गया था, इनको टाइटल दिया गया था किसका? ड्यू टू लग्जरियस लाइफस्टाइल का इनको रंगीला वाला टाइटल दिया गया था मोहम्मद शाह रंगीला को। तो इसके बारे में अगर मैं पढ़ूँ, आपको थोड़ा सा भी बताऊँ मोहम्मद शाह के बारे में। देखिए, रफ़ीउद्दौला की डेथ के बाद रोशन अख्तर बिकेम द चॉइस ऑफ सैयद ब्रदर्स, बट मोहम्मद शाह ही केम टू बी नोन इन द हिस्ट्री वॉज द गिवर ऑफ टाइटल रंगीला ड्यू टू हिज लग्जरियस लाइफस्टाइल। तो कौन रूलर बना था? मोहम्मद शाह बना था। मोहम्मद शाह ने निज़ामुल मुल्क की हेल्प से सैयद ब्रदर्स को मार दिया था, क्योंकि मोहम्मद शाह जानता था सैयद ब्रदर्स बहुत पावरफुल है, इसलिए इनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ामुल मुल्क की हेल्प से सैयद ब्रदर्स को मार दिया गया था। तो इसको रंगीला टाइटल इसलिए जाता था ड्यू टू लग्जरियस लाइफस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच एम्परर रेन द फेमस बैटल ऑफ प्लाजी वॉज फॉट? बैटल ऑफ प्लाजी 1757 में हुई थी। किस एम्पायर के राज में, रेन में हुई थी? शाह आलम II, शाहजहां III, आलमगीर II एंड बहादुर शाह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आलमगीर II। आलमगीर II के टाइम पे बैटल ऑफ प्लाजी वॉज फॉट 1757 में। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। बैटल ऑफ प्लाजी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, बट फिलहाल आप अभी इतना जानो कि बैटल ऑफ प्लाजी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल थी। इम्पॉर्टेंट क्यों थी? इसके भी रीजंस काफ़ी हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि एक बहुत डिसीसिव बैटल हुई थी। मतलब ये एक ऐसी बैटल थी जिसको इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने ऐसे बोला, इस बैटल को बैटल मान ही नहीं सकते। मतलब बैटल ग्राउंड में जाने से पहले दे ऑल नो, ब्रिटिशर्स नो कि वही जीतने वाले हैं। तो बैटल ऑफ प्लाजी हुई थी अंग्रेज़ यानी कि ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में, नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। क्यों हुई थी? इसके सारे कॉन्स्पिरेसी नेक्स्ट चैप्टर में मैं कवर करूँगी, बट अभी इतना जानो किस एम्परर के रूल में हुई थी, दैट इज़ आलमगीर II। तो आलमगीर II वॉज अ सन ऑफ एम्परर जहांदार शाह। हमने पढ़ा नहीं था जहांदार शाह जिसको सैयद ब्रदर्स ने मार दिया था वो। तो अहमद शाह अब्दाली, इरानियन इन्वेडर, रीच दिल्ली जनवरी 1757। सो ड्यूरिंग हिज रेन बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 23 जून 1757 को। आलमगीर वॉज असासिनेटेड, आलमगीर को मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड विच मुगल एम्परर? शाह आलम II, आलमगीर, अकबर शाह II और किसी के लिए नहीं, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका जो आंसर है दैट इज आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन है, शाह आलम II के बीच में हुई थी, और इनके बीच में हुई थी, शाह आलम II और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, आपको ये जानना है कि शाह आलम जो II है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ऐसा क्या हुआ था? देखो, मैंने आपको बताया बैटल ऑफ प्लाजी हुई 1757 में। फिर 1764 के अंदर क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो बक्सर किस किस के बीच में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें फिर से अंग्रेज़ जीते थे।
यानी कि बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो हुआ था ब्रिटिशर्स प्लस नवाब ऑफ बंगाल, सॉरी नवाब ऑफ अवध, दैट इज शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला प्लस मुगल एम्परर शाह आलम टू के बीच में। तो अब जीते कौन? ऑफ कोर्स सी बात है ब्रिटिशर्स जीते। तो नवाब ऑफ अवध का क्या हुआ? शुजाउद्दौला को, तो इसको तो हटा दिया गया, नवाब से अवध को बफर स्टेट बना दिया गया। मुगल एम्परर का क्या हुआ था? शाह आलम सेकंड का। तो जो ये आपस में लड़ रहे थे इनका क्या हुआ था? यानी कि ब्रिटिशर्स वर्सेस ये दोनों आपस में साथ में, तो इन सब का क्या हुआ था मैं बताते हैं। इसकी जो बैटल थी शाह आलम टू की रेंज जो था, इसने 2 डिसिसिव बैटल्स देखे थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। राइट, मैंने आपको बताया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी इसी के टाइम पे हुआ था, शाह आलम टू के टाइम पे। राइट, बैटल ऑफ पानीपत में हुआ था मराठास में और उसमें अहमद शाह अब्दाली के बीच में, बट उस टाइम मुगल एम्परर कौन था? मुगल एम्परर था शाह आलम टू। अब जब बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, उस टाइम कौन था मुगल एम्परर? सेम शाह आलम टू। तो ये दोनों बैटल्स में एक ही रूलर थे, शाह आलम टू, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने क्या किया, इसने 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी अंग्रेज़ों से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इसमें यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसको प्रोटेक्ट करेगी और ये इलाहाबाद में रहेगा, और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या ले लिया? इससे सारे कंपनी के राइट्स ले लिए, दीवानी राइट्स ले लिए, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मतलब जितने भी दीवानी राइट्स है ना, जो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू है, वो किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इसके पास क्या रहा? जो एम्परर था अपना शाह आलम सेकंड के पास, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। यहाँ से एक डुअल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश हो गई थी। इसके बाद क्या निजामत राइट्स थे, राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी एक्चुअली में कोई राइट्स थे ही नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट राइट्स है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, वो किसके पास चला गया? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई नो आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, डोंट गेट कन्फ्यूज। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, इसमें सारी बैटल्स कवर्ड है। तो सारी बैटल्स को मैं एक एक करके अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगी विद द वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इतना याद रखो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इंपॉर्टेंट क्यों थी, इसका रीज़न आपको समझ आया, और किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल एम्परर था शाह आलम टू। शाह आलम टू इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसने 2 बैटल्स देखी, एक तो पानीपत की भी और एक इसकी बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, जिसमें जो भी दीवानी राइट्स थे ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे शाह आलम टू ने। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको इसलिए यहाँ पे पढ़ना है। डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट? तो सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और निज़ामुद्दौला। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीर कासिम। यस, मीर कासिम जो थे वो नवाब थे बंगाल के। बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था तब, ये UPPSC का क्वेश्चन है। तो अब देख रहे हो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा आता है, थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि ये जो मैं जितने भी वीडियोस डाल रही हूँ, प्लीज़ इसको अच्छे से देखें, लाइक करें और शेयर करें। यार आपने सुना नहीं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस चीज़ों को कि अपने इस ज्ञान को, अथाह सागर के ज्ञान को लोगों से बांटिए, शेयर करिए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और जितनी भी ये सीरीज़ चल रही है ना एग्जाम्स को लेकर के, सारे क्वेश्चन आप इनसे कर जाओ, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। ये पूरी थ्योरी पार्ट जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और जो पूरा ये क्वेश्चन है, इट्स द बेस्ट क्रिस्प ऑफ ऑल द एग्जाम्स। तो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, नवाब कौन था बंगाल का जब बक्सर हुआ था? बक्सर की बैटल हुई थी 1764 में। तो इस टाइम कौन था बंगाल का नवाब? मीर कासिम। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी लड़ा था, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ 3 लोग लड़े थे। एक तो मुगल एम्परर खुद लड़ा था शाह आलम टू, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला लड़े थे, और नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम लड़े थे। तो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को बिटवीन द फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन लीड कर रहा था? मुनरो, हेक्टर मुनरो, और कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, मुगल किंग शाह आलम टू। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि वो वाज नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। अगर आपको पता ही नहीं बैटल ऑफ बक्सर में कौन लड़े थे, तब तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हो। ये मैंने आगे भी बताया अभी कि मुगल एम्परर कौन था उस टाइम? शाह आलम टू थे। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला था। और बंगाल का नवाब कौन था उस टाइम? मीर कासिम था। सिराजुद्दौला तो ऑलरेडी मारा जा चुका था, उसके बाद मीर जाफ़र बना, फिर मीर कासिम आया। तो ये सारा सिनेरियो था। सब मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करूँगी, बट अभी इस क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस ऑन विच मुगल एम्परर रेन? अकबर शाह टू, बहादुर शाह टू, बहादुर शाह या आलमगीर? इसका आंसर है ऑप्शन 2, बहादुर शाह टू। इनको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के राज में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी मिस मत करना।
सारे वीडियोस में कवर होंगे, इसलिए इस चैनल को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि आप कोई मिस ना कर पाए। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 had made a futile attempt to declare him the emperor of India. He was captured by the English, sent to Rangoon. वहाँ पर 1862 में डेथ हो गई थी। उसके बाद में मुगल एम्पर यहाँ ख़त्म हो गया था। 1857 के रिवॉल्ट के बाद मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया था और यानी कि 1 नवंबर 1858 को एंड हो गया था और क्वींस प्रोक्लेमेशन का डिक्लेरेशन हो गया था। तो कुल मिला के कौन था मुगल एम्पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम में? बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह टू भी कह दो, बहादुर शाह जफ़र भी कह दो, एक ही बात है। कमिंग टू दिस क्वेश्चंस, अब आपने ये पढ़ा कि सारे इतने सारे मुगल एम्पायर थे, वीक रूलर्स थे, पर रीज़न क्या था मुगल डाउनफॉल होने का, वो मैं यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। अब इसके बाद में क्या होगा कि रिवॉल्ट होने के बाद में पूरा मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया था। लास्ट था ये मुगल बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफ़र। पर आपने ये नोटिस किया कि क्यों, क्या रीज़न थी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के? इतना अच्छा मुगल एम्पायर ख़त्म कैसे हो सकता है? तो इसके कुछ रीजंस है जो मैं बता रही हूँ, वो सबसे पहले समझो। औरंगज़ेब की डेथ के बाद जितने भी रूलर्स हैं वो सारे वीक थे। तो द गवर्नमेंट ऑफ मुगल वॉज अ पर्सनल डिस्पोटिज्म। सक्सेस डिपेंड करता है ऑन द कैरेक्टर ऑफ द रेनिंग रूलर। तो जितने भी मुगल्स आए थे सारे वर्थलेस थे, निगलेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। सेकेंड, विद द एब्सेंस ऑफ अ डेफिनाइट लॉ ऑफ सक्सेशन, जहाँ आप युद्ध ही नहीं करने जा रहे हो और सक्सेसर ही नहीं कर रहे हो, तो जब वॉर ही नहीं हो रही है तो आपकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी वीकेंड होती जा रही है। आपस में जागीरदार के गुट बने जा रहे हैं, जमींदारी क्राइसिस हो रही है, मुगल्स नोबल्स जो हैं, जितने भी मंत्री गण हैं, मंत्री परिषद है, वो आपस में टूट रहे हैं, आपस में दे आर कॉन्स्पिराइजिंग इट। और अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट जो पहले मुगल एम्पायर के अंडर में थे वो टूट करके अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट राइज हो रहे हैं, लाइक हैदराबाद, अवध हो गया, बंगाल हो गया। ऑल दीज आर द मेन रीजन कि आप सक्सेशन ही नहीं कर रहे हो। तो विद द एब्सेंस ऑफ अ डेफिनाइट लॉ ऑफ सक्सेशन देयर ऑलवेज ऑकर्ड अ वार ऑफ सक्सेशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था डीजनरेशन ऑफ द रूलर्स लेड टू द डीजनरेशन ऑफ द नोबिलिटी। सो विच फैक्शंस क्वारल्स इंटीग्रस कॉस्टिंग द एम्पायर हेविली। डिटोरेशन हो गया था आर्मी का पूरा, मतलब जो एक वेल स्ट्रक्चर्ड आर्मी थी ना वो सारी टूटनी शुरू हो गई थी अकबर के टाइम के बाद से। एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, उसको कम्युनिकेट करने वाला, अथॉरिटी संभालने वाला कोई ढंग का रूलर नहीं था, सारे वीक रूलर्स थे, राइट। तो कैसे पॉसिबल है? और औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए? याद है औरंगजेब के टाइम में बहुत रिवॉल्ट हुए थे, राजपूत के, सिख्स के, जाट के, मराठास के। तो इतने रिवॉल्ट होने के बाद आप आधा टाइम तो दबाने में चले गए, सब जो आपके कंट्रोल में थे वो सब बाहर निकल कर चले गए। औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी कंप्लीट फेलियर थी। सो ऑल ऑफ दीज रीजन आर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद से इन्वेजन्स हो रहे ईरानी और दुरानी किंगडम्स के, अहमद शाह अब्दाली को देख लो, नादिर शाह को देख लो। तो ये सारे मेन रीजन्स थे मुगल डाउनफॉल होने के लिए। गवर्नमेंट जो थी ना मुगल की, वो बेसिकली वो कुछ कर ही नहीं रही थी, दे आर वेरी वीक इन टू दैट थिंग्स। सो दिस वॉज ऑल द रीजन्स दैट्स वाई द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू फॉल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ये दिमाग में रखना कि क्यों गिरा था, तो इसको एक क्रोनोलॉजी में बिठा लेना इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, वो वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया गया? देखो, मैंने बोला मुगल एम्पायर टूट गया, तो टूटने के बाद इतने सारे जो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे वो भी तो अपना खुद को डेवलप करेंगे ना। इन सक्सेसर किंगडम्स हो गए, इंडिपेंडेंट रूलर्स हो गए, तो ये सब लोगों ने, इन्होंने क्या किया था, अपना ही एक एडमिनिस्ट्रेशन राइज कर लिया था। तो कैसे किया था इन्होंने अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन राइज? तो यहाँ पर किंगडम्स जो थे, रीजनल किंगडम्स, वो ग्रो करने लग गई थी। तो हैदराबाद का जो फाउंडर था, ऑप्शन है जुल्फ़िकार खान, मुबारक खान, सिद्धार्थ खान और किलिच खान। इसका ऑप्शन है डी, चिन किलिच खान। फाउंडर ऑफ असफ द हाउस ऑफ हैदराबाद वाज किलिच खान, पॉपुलरली नोन एज निज़ाम उल मुल्क। It was जुल्फ़िकार खान who had conceived the idea of an independent state in Deccan। इसको फॉलो किसने किया था? किलिच खान। इसको निज़ाम उल मुल्क भी कहते हैं। तो हैदराबाद किसने डेवलप किया था? निज़ाम उल मुल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध, ही हैड जॉइंड इन अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स which resulted in his being given an increased mansab. Later driven out of the court, he was prompted to found a new independent state, on which person we are talking about। लैंग्वेज देख करके घबरा नहीं जाना है इस क्वेश्चन की। कभी कभी एग्जामिनर्स ऐसे भी पूछ लेता है, 4 स्टेटमेंट देगा और बोलेगा हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये उसी में बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसको समझो। बहुत ईजी है, अगर आपने ज़रा सा भी इसको पढ़ा होगा ना स्पेक्ट्रम को, तो फर्स्ट लाइन देख कर ही ऑप्शन में से गेस कर पाओगे। फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध, अवध का फाउंडर कौन है, बस। बाकी आगे नहीं भी पढ़ो तो भी चलेगा, बस। ये एक की पॉइंट होता है किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए और पढ़ने के लिए। तो इसके ऑप्शन है सादत खान, मुर्शिद खान, अलीवर्दी खान, टीपू सुल्तान। इसका आंसर है ऑप्शन है सादत खान। फाउंडर कौन था इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध का? सादत खान, पॉपुलरली नोन एज बुरहान उल मुल्क। सादत खान एक शिया था। ही हैड जॉइंड इन अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स
जिससे उसको एक इंक्रीज मनसब मिला था, उसको कोर्ट से हटा दिया गया था। उसके बाद उसने अपना अवध किंगडम स्टैब्लिश कराया था सादत खान बुरहान उल मुल्क ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो फाउंडेड बंगाल इंडिपेंडेंट किंगडम? अलीवर्दी खान, हैदर अली, मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल एंड ही वॉज अ केपेबल रूलर एंड मेड अ प्रॉस्परस स्टेट। तो बंगाल काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस स्टेट था। तो इसको हमेशा याद रखना कि क्यों था कि बंगाल स्टेटमेंट, मतलब बंगाल इतना अच्छा क्यों था, इसका रीज़न यही था। बंगाल का इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश किया गया था मुर्शिद कुली खान ने। अगर मैं बताऊँगी हैदर अली में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री में तो खासकर ये उसके थे मैसूर के। पर अगर आपसे पूछा जाए बंगाल इंडिपेंडेंट किंगडम, दैट इज़ मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन सी, मुर्शिद कुली खान। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1675 में औरंगजेब अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड विद सिख गुरु? गुरु नानक देव, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने अरेस्ट कर लिया था और एग्जीक्यूट कर दिया था। एग्जीक्यूटेड क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने, गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया गया था। सो अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन, गुरु हैड सपोर्टेड द राइट्स ऑफ कश्मीरी पंडित एंड प्रोटेक्टेड देम अगेंस्ट परसिक्यूशन बाय द मुगल्स। सो गुरु गोबिंद सिंह वो सक्सीडेड गुरु तेग बहादुर, ओपनली रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब। तो गुरु तेग बहादुर के बाद कौन आए थे? गुरु गोबिंद सिंह आए थे। तो पता है फर्स्ट गुरु नानक देव थे, लास्ट गुरु गोबिंद सिंह थे। तो किसको अरेस्ट, 9th गुरु थे ये थे, दैट इज गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल्स वर कॉल्ड टोल, चातुष्पतीस, मकतब्स या फिर कोई नहीं? तो मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल्स आर कॉल्ड ऑप्शन सी, मकतब्स। हिंदू एंड मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल्स को, हिंदू के स्कूल्स को पाठशालास कहा जाता था और मुस्लिम्स के स्कूल्स को मकतब्स कहा जाता था। एजुकेशन वॉज कन्फाइंड टू रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये क्यों लिया, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी अभी थ्योरी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चातुष्पतीज और टोल्स एज दे वर कॉल्ड इन बिहार एंड बंगाल वर द सेंटर्स ऑफ व्हाट? ऑप्शन एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, हायर स्कूल एजुकेशन, बोथ एन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हायर स्कूल एजुकेशन है चातुष्पतीज और टोल्स। दे वर कॉल्ड इन बिहार एंड बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी में या यूपीपीएससी, कोई भी एग्जाम देख लो तो इसको याद कर लेना। चतुष्पतीज बिहार में होते थे, टोल्स बंगाल में होते थे। क्या थे? हायर सेंटर, हायर स्कूल एजुकेशन के सेंटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एक बड़ा इमाम बाड़ा इन लखनऊ? बड़ा इमाम बाड़ा आपने अगर देखा होगा तो वो लखनऊ में किसने बिल्ड किया था? सादत खान, चांदा साहब, आसफुद्दौला, मोहम्मद शाह। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आसफुद्दौला ने बिल्ड किया था बड़ा इमाम बाड़ा 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीज मोहम्मद शाही? स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर, मुरल पेंटिंग, स्टडी ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जीज मोहम्मद शाही क्या मैं बताती हूँ, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी सवाई जयसिंह ने पिंक सिटी बनाई जयपुर के, 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में। इन्होंने एक टाइम टेबल बनाया था सेलेस्टियल बॉडीज़ का, जितने भी ये नक्षत्र वगैरह होते हैं ना सेलेस्टियल बॉडीज़ का, इन्होंने उसका एक टाइम टेबल बनाया था। उस गण सारणी को, टाइम टेबल को जीज मोहम्मद शाही कहते हैं। तो रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी है। तो ये था आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी एग्रीकल्चर की उस टाइम पे। अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना, जब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एडवेंट ऑफ द इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, तो मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या था? एग्रीकल्चर बेसिकली वहाँ पर स्टैग्नेंट और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड एग्रीकल्चर था। बहुत ज़्यादा वर्क करवाया जाता था पीजेंट्स को, पीजेंट्स रेवेन्यू देते था स्टेट्स को, ज़मींदार को, जागीरदार को, रेवेन्यू फार्मर्स को। मेजर जो प्रोड्यूस होती थी क्रॉप की वो राइस, वीट, शुगर, पेपर, स्पाइसेस और कॉटन होती थी। ट्रेड और इंडस्ट्री फ्लरिश्ड कर रहे थे। कॉटन टेक्सटाइल्स थे, रॉ सिल्क थे, सिल्क फैब्रिक्स थे, हार्डवेयर, इंडिगो, सॉल्ट पीटर, ओपियम, राइस, वीट, शुगर, पेपर, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। ड्रग्स वर एक्सपोर्टेड। तो क्या होता था, सिंक रहता था प्रेशियस मेटल्स का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करें और हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे गोल्ड। तो दैट वाज द बैलेंस, वो पूरा बैलेंस हो जाता था। गोल्ड, मस्क, वुलन क्लॉथ, कॉपर, आयरन, लेड, पेपर, पोर्सिलेन, पर्ल्स, ये सब हम लोग इंपोर्ट करते थे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस टाइम फ्लरिश करी थी। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी फ्लरिश करी थी, क्योंकि फॉरेनर्स आ गए थे, ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो धीरे धीरे सब लोग अपने नेवल एम्पायर बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको पता लग गया था पोर्टुगीज़ के थ्रू कि नेवल सुपीरियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल इंडस्ट्री भी डेवलप करी थी। एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं था, एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाता था पाठशाला और मकतब से। मैंने आपको बताया पाठशाला हिंदूज़ का था, मकतब मुस्लिम्स का था। चतुष्पतीस बिहार में होते थे, टॉल जो थे वो बंगाल में थे, ये भी अमंग हिंदूज में फेमस थे। ये एलिमेंट थे हायर एजुकेशन सेंटर्स थे। मदरसाज मुस्लिम्स में ये भी इंस्टीट्यूट थे हायर लर्निंग पार्ट के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी, एब्सेंस था इस टाइम पीरियड में। ये पोस्ट में रिवॉल्ट की बात, प्री रिवॉल्ट की बात करी तो इस टाइम ये सब एब्सेंस था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ज्योग्राफी में एक जनरल फीचर पॉइंट था।
सोसाइटी में 4 वर्ण होते थे, हिंदूज वर डिवाइडेड इंटू सब कास्ट ऑन विच रेफर द नेचर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये सारा पोर्शन था। तो आप इस चैप्टर जो ये मैंने आपको जो बताया है, इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्पेक्ट्रम का नेक्स्ट चैप्टर था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद से, ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसकी समरी भी कंप्लीट हो चुकी है और इसके क्वेश्चंस भी। आपको मैं पहले भी बोल रही हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको जितना हो सके सारे वीडियोस देखना, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आफ्टर एग्ज़ाम जाओगे आपको पता लगेगा ना कि येस यू विल फील कि वो सीरीज़ देखनी कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। आप अच्छे से इनको पढ़ के जाओ, ताकि मुझे पता है लास्ट मोमेंट पे कोई स्पेक्ट्रम नहीं खोलने बैठता मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, सब वीडियोस निकालने में बैठते हैं। और फिर मैंने जितने सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे वो सब आधी बकवास आधी क्या, आप बेसिकली आप इतना देखो, इतना फोकस करो, क्रिस्प जितना मिलेगा आप उतनी ही चीज़ें रिवाइज करोगे। तो ये क्रिस्प ही है एकदम पूरा आपके दोनों चैप्टर्स का, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का भी और इसका भी, ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का, पूरा पढ़ कर जाना, अच्छे से क्वेश्चंस करना, कहीं कुछ मिस नहीं होगा, इसका पूरा रिवाइज करना। और मैंने जैसे भी कहा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। कल फिर मैं इसके आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में आपको बताऊंगी, स्पेक्ट्रम का। तो आप अगर आपको पढ़ना है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़कर आ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आई विल कवर इन अ डिटेल्ड वे, जैसे मैंने आपको ब्रीफली में अभी सारा कवर किया था। तो नेक्स्ट चैप्टर है वो एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसमें हम सारे ब्रिटिशर्स की थ्योरीज़ के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिशर्स ने एंग्लो मराठा वॉर की है, सिख वॉर की है, क्या हुआ, कौन सी ट्रीटीज़ हुई, ब्रिटिशर्स में जो बैटल्स हुई थी, पपलाजी के बारे में जानेंगे, बक्सर, तो इनका क्या रीज़न था और ब्रिटिशर्स आर्मीज इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों थी। वील नो ऑल नो दीज थिंग्स, वील नो ऑल अबाउट दीज थिंग्स। जब तक आप इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना और इसको रिवाइज करते रहना। कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।